हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों स्टार्ट करें आज का सेशन। यूनिट एंड मेजरमेंट की क्लास नंबर 4 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। आई होप अभी तक जो क्लास हम लोगों ने करी, मैंने आप लोगों को पढ़ाया वो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है। चलिए दोस्तों, हम लोग पिछली क्लास में कहां तक पढ़ रहे थे बताओ? तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि यार लंबाई के भी अलग अलग मात्रक होते हैं, एरिया के भी अलग अलग मात्रक होते हैं, और दोस्तों हमने एक मात्रक से दूसरे मात्रक में बदलने वाले कई क्वेश्चन हम लोगों ने करे थे। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं विमा, या फिर दोस्तों इस टॉपिक को आप लोग बोल सकते हो डायमेंशनल फॉर्मूला, और हिंदी में बोलते हैं विमीय सूत्र। क्या है दोस्तों, देखो जितना आप लोगों को मुश्किल ये आपको टॉपिक सुनने में लग रहा है ना, उतना ही आसान है। अच्छा पहले आप लोग मुझे बताइए, आप में से कितने ऐसे लोग हैं, है ना, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको पता है कि 7 जो मूल राशियां हैं उनके मात्रक कौन कौन से पता है सबको? जैसे लंबाई का मीटर है, द्रव्यमान का किलोग्राम में, समय का सेकंड है, पदार्थ की मात्रा का मोल है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी ज्योति तीव्रता का कैंडल है, ये आपको पता है। बहुत बढ़िया। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तो आप लोगों को फिर इसमें डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको ये 7 चीजें पता है तो आपको डरने की जरूरत कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछा कि दोस्तों एक पद, जैसे मान लो एक ये लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है, ध्यान से आप लोग समझना प्लीज, है ना। मैंने आपको बोला कि इसकी डेंसिटी यानी इसका घनत्व निकालें, तो घनत्व का फॉर्मूला क्या है? आप लोग बोलोगे सर मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, यानी द्रव्यमान बटे आयतन। दोस्तों मेरा क्वेश्चन आप लोगों से यह है, ध्यान से आप लोग समझना, कि जो घनत्व है ये किस किस मूल राशि पे डिपेंड कर रहा है, किस किस मूल राशि पे डिपेंड कर रहा है, किस किस मूल राशि पर यह निर्भर कर रहा है बताओ? आप लोग बोलोगे सर 7 मूल राशियां है, तो सर उसमें से मास यानी द्रव्यमान है क्या? तो आप लोग बोलोगे कि सर द्रव्यमान इसका आंसर होगा, लेकिन दोस्तों आपका आंसर क्या है? गलत है। ठीक है, आंसर क्या है आपका? गलत है। एक बच्चा बोल रहा है कि सर वॉल्यूम। अरे मुझे बताइए, क्या वॉल्यूम एक मूल राशि है क्या, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है क्या? नहीं। तो फिर वॉल्यूम कहां से आंसर दे रहे हो? बहुत बढ़िया, क्लियर है क्या? चलिए अब दोस्तों बात करते हैं, प्लीज, है ना, मोहित जी इधर ध्यान दो, सब हो जाएगा उन पे ना, टेंशन मत लो, इधर ध्यान दो। मैंने आप लोगों को बोला, अब ध्यान से समझो, थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। दोस्तों इसका कोई द्रव्यमान होगा 1 किलो 2 किलो, मुझे नहीं पता, इसका जो भी मास हो, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि इसका वॉल्यूम यानी आयतन कैसे निकालूं, तो आप लोग बोलोगे गुरुजी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये फॉर्मूला लगाओगे नहीं लगाओगे? तो क्या जो लंबाई है वो एक मूल राशि है क्या? बोलो यस और नो। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये आप लोगों का द्रव्यमान पे भी निर्भर कर रहा है और लंबाई पे भी कर रहा है। बोलो, हम लोगों को ये बात कब समझ में आई? जब मैंने आगे की बात लिखी। इससे पहले जो मैंने बात लिखी उसमें हम लोगों को ये चीज समझ में नहीं आ रही थी, आगे बात समझ में। अब दोस्तों आप लोगों को इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको हर राशि के, जैसे मैंने मात्रक बताए थे ना, वैसे मैं हर राशि के आपको विमीय सूत्र यानी डायमेंशनल फॉर्मूला बताऊंगा, और उससे आप लोग बता दोगे कि ये जो राशि है ये किन किन मूल राशियों पे निर्भर कर रही है। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं, टेंशन मत लो, है ना, बहुत आराम से मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो, आराम आराम से करो। जैसे देखो दोस्तों, आप लोग मुझे बताओ मास यानी द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? ये तो आपको पता होगा सर, किलोग्राम, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला लेंथ यानी लंबाई का एसआई मात्रक क्या है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, मीटर है। समय का एसआई मात्रक क्या है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको सेकंड है। बहुत बढ़िया। दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, एक चीज आप लोग दिमाग में बिठा लो, अगर आपको मात्रक पता है ना, तो आप लोग विमीय सूत्र यानी डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर है? अगर आप लोगों को यूनिट पता है तो आप लोग डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है दोस्तों, अगर किसी के मात्रक में किलोग्राम आ रहा है, मुझे बताओ दोस्तों किलोग्राम किसकी यूनिट होती है? सर मास की होती है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लिखना है? कैपिटल एम का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये मास यानी द्रव्यमान का मात्रक है। ठीक है
दोस्तों अगर किसी के मात्रक में मीटर आ रहा है तो ये किसकी यूनिट होती है, लेंथ की होती है। तो दोस्तों आप लोगों को कैपिटल एल का यूज करना है। अगर किसी के मात्रक में सेकंड आ रहा है तो दोस्तों ये किसकी यूनिट होती है, टाइम की, तो आपको कैपिटल टी यूज करना है। ठीक है, अब कैसे करना है ये मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने आप लोगों को बोला एग्जाम में आपसे पूछा गया स्पीड यानी चाल का विमीय सूत्र बताओ। तो चाल का मात्रक आपको पता है क्या, जी सर पता है, मीटर पर सेकंड। तो विमीय सूत्र आप लोग इजीली बता सकते हो। तो मीटर किसकी यूनिट होती है, लेंथ की होती है। तो मैंने एल लिख दिया। कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, दो बार, सर एक ही बार आ रहा है, तो मैं इधर घात में 2 या 3 नहीं लगाऊंगा। सेकंड किसकी यूनिट होती है, टाइम की, तो मैं इधर लिख दूं। ठीक है, अब दोस्तों पावर 1 लगाओ या सिंपल ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों इसमें किलोग्राम आ रहा है क्या, नहीं, यानी मास का यूज हो रहा है क्या, नहीं, तो उसकी पावर मैंने 0 लगा दिया। अब आपको क्या करना है, m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर 1 था, ऊपर जाके t की पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों बस इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर दो, तो ये हो जाएगा चाल का विमीय सूत्र। ठीक है, आराम से करो, कोई टेंशन मत लो। अगर दोस्तों आप लोग अगर केवल ये भी लिखना चाहोगे ना, l की पावर 1 t की पावर -1, तो ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। या अगर कोई ये लिखना चाहेगा l t की पावर -1, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक समझ में आया, आराम से करो, टेंशन मत लो। ठीक है, क्लियर है, कोई टेंशन मत लो किसी भी प्रकार की। आगे चलते हैं हम लोग, चलिए चलिए। अब मैंने आप लोगों से बोला दोस्तों एक्सीलरेशन यानी त्वरण का विमीय सूत्र बताओ। त्वरण का आपको मात्रक नहीं पता तो मैं बता देता हूं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। बहुत बढ़िया, तो इसका विमीय सूत्र बताओ। मीटर किसकी यूनिट होती है, लेंथ की, एक बार आ रहा है तो मैं एल की पावर 1 लगा दिया। ये सेकंड टाइम की यूनिट होती है, तो ये 2 बार आ रहा है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -2। दोस्तों कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बात समझ में, बहुत बढ़िया। मैंने आप लोगों से पूछा फोर्स यानी बल का विमीय सूत्र बताओ। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। दोस्तों द्रव्यमान का SI मात्रक होता है किलोग्राम और त्वरण का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है, तो है ना, इसको हम लोग न्यूटन के नाम से भी जानते हैं। तो किलोग्राम एक बार आ रहा है, तो m की मास, किलोग्राम मास की यूनिट है ना, तो m की पावर मैंने 1, मीटर लेंथ की यूनिट होती है। तो ये, तो क्या मैं आपको बोल सकता हूं कि विमीय सूत्र आ गया m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2। दोस्तों बोलो यस और नो, क्लियर है। चलिए दोस्तों, एक मेरी रिक्वेस्ट आप लोग एक्सेप्ट करेंगे। दोस्तों प्लीज आप लोग फोर्स यानी बल का जो विमीय सूत्र है ना, ये आप लोग याद रख लो। इसको आपको याद रखना है। दोस्तों क्यों याद रखना है, क्योंकि कई राशियों के विमीय सूत्र आप लोग आसानी से निकाल दोगे। सर एग्जाम्पल से बताओ। चलिए, मैंने आप लोगों से पूछा कि प्रेशर यानी दाब का विमीय सूत्र बताओ। तो प्रेशर आपको पता है होता है फोर्स अपॉन एरिया, ये सूत्र होता है। तो फोर्स का विमीय सूत्र आपको डायरेक्ट याद है ही, m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2। एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, l की पावर 2। तो देखो कितनी आसानी से आप लोग निकाल पा रहे हो, m की पावर 1, l की पावर 1 ऊपर था, l की पावर 2 नीचे था, l की पावर 2 ऊपर जाके l की पावर -2 हो जाएगा, तो 1 - 2 -1। बोलो देखो आया ये नहीं आया, क्लियर है, बहुत बढ़िया, क्लियर है। चलिए, मैंने आप लोगों से पूछा वर्क यानी कार्य का विमीय सूत्र बताओ। तो कैसे निकालोगे, तो वर्क क्या होता है, अभी फॉर्मूला ध्यान रख लो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी बल गुना विस्थापन। तो फोर्स का विमीय सूत्र आपको पता है m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2। और दोस्तों विस्थापन का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर, तो इसका विमीय सूत्र क्या होगा, l की पावर 1। तो ये कितना हो जाएगा आप लोगों का, m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -2। दोस्तों बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। तो अगर आप लोगों को बल का विमीय सूत्र पता है तो देखो आप लोग कितनी आसानी से आप लोग दाब का भी निकाल पा रहे हो, कितनी आसानी से आप लोग वर्क यानी कार्य का भी निकाल पा रहे हो। आगे चले दोस्तों, इस बार के एएलपी में पूछा गया था क्वेश्चन कि सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र निकालो, बताओ। इस बार के एएलपी में पूछा गया था, तो आप लोगों को अगर इसका फॉर्मूला पता हो तो आराम से आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पृष्ठ तनाव का कॉन्सेप्ट में सिखाऊं पहले, या सिंपल सा भी ध्यान रख लो, है ना, मतलब
आप ये मान लो फोर्स अपॉन लेंथ, ये इसका फॉर्मूला होता है, ये इसका सूत्र होता है। तो फोर्स का विमीय सूत्र आपको पता है m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर -2, और लेंथ लंबाई का मात्रक होता है मीटर, है ना। तो ये l की पावर 1 लिख दूं मैं सीधे। तो क्या हो जाएगा, अगर आप लोग ये करके आते तो क्या होता, एग्जाम में आप लोगों को एक क्वेश्चन सही हो जाता ना। धीरज कुमार जी बोल रहे हैं मेरे शिफ्ट में आया था। अब कर लोगे धीरज जी? सर डीजे की आवाज़ आ रही है। अरे बेटा उस पर ध्यान क्यों दे रहे हो, मतलब ये ध्यान नहीं दे रहे जो मैं पढ़ा रहा हूँ। सर डीजे की आवाज़ आ रही है। अब यार पड़ोस में कोई बजा रहा है, मैं कैसे करूँ यार। आगे बात समझ में। तो दोस्तों विमीय सूत्र यानी डायमेंशनल फॉर्मूला आपको समझ में आया। क्या ये आपको परिभाषा वगैरह लिखने की जरूरत है कि नहीं? अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा फिर से कि सर विमीय सूत्र से हम लोगों को क्या पता पड़ता है, मुझे ये बताओ। देखो जैसे मान लीजिए दोस्तों पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र है ये, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए पृष्ठ तनाव कौन कौन सी मूल राशि पे डिपेंड करता है। आप इसको देख के बता सकते हो। तो आप लोग बोलोगे मास यानी द्रव्यमान पे कर रहा है, दोस्तों टाइम यानी समय पे कर रहा है, लेंथ की पावर 0 है। जब पावर कुछ होती है ना 1 2 -2, इसका मतलब उस पर डिपेंड कर रहा है। अगर पावर 0 तो उस पर डिपेंड नहीं कर रहा। आगे बात समझ में, थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आया किस किस पे डिपेंड कर रहा है। दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को बोला फोर्स यानी बल का विमीय सूत्र होता है ये। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि यार ये जो फोर्स है वो कौन कौन सी मूल राशियों पे डिपेंड करता है, तो आप लोग क्या बोलोगे, मास पे भी, लेंथ पे भी, टाइम पे भी। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। देखो आ गया विमीय सूत्र। तो मैंने आप लोगों को बोला था ना कि अगर जो 7 क्वांटिटी है 7, उनकी अगर आपको यूनिट यानी मात्रक पता है तो आराम से आप लोग उनके विमीय सूत्र सबके निकाल लोगे। क्लियर है। बस आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि जो अगर मास यानी द्रव्यमान का विमीय सूत्र होता है ये, या आप और भी सिंपल मैंने बता दिया आपको। अगर कहीं पर मात्रक में आपको किलोग्राम दिख रहा है तो ये यूज करना, अगर कहीं पर मात्रक में मीटर हो रहा है तो आपको ये यूज करना है, अगर मात्रक में सेकंड आ रहा है तो ये यूज करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, पहले कुछ क्वेश्चंस कराते हैं ना। जैसे भाई फोर्स का कैसे आया, m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर -2 कैसे आया, ये भी मैंने आपको करा के बता दिया। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं बहुत सारे, ठीक है। आ जाओ चलो दोस्तों। अरे यार सब पे एक साथ लगा दिया कि एनिमेशन, छोड़ो ये छोड़ो। मैं आपसे पूछ रहा हूं वेलोसिटी यानी वेग का विमीय सूत्र बताओ। तो देखिए दोस्तों वेग क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी विस्थापन बटे समय। विस्थापन क्या है, एक प्रकार की लेंथ ही है, तो इसका मात्रक होगा क्या, मीटर। समय का ऐसा ही मात्रक होता है सेकंड। तो दोस्तों क्या आप लोग इसका विमीय सूत्र ये लिख दोगे क्या? सर पिछली बार पार्ट ए में 83.77 थे, साइको में फेल हो गया। कोई बात नहीं, अब अच्छे से तैयारी करो, इस बार बन जाना। दोस्तों कई बच्चे हैं, जैसे मान लो कोई एएलपी में सेलेक्ट होकर आता है तो बोलता है मैं टेक्नीशियन में 2 मार्क्स से रह गया, कोई टेक्नीशियन में आता है तो बोलता है मैं एएलपी में रह गया, है ना। तो टेंशन मत लो, सब बच्चों के ऐसे दिक्कत होती है। बस आप लोग है ना इस बार अपनी तैयारी को बिल्कुल बढ़िया रखो। चले आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, त्वरण का विमीय सूत्र क्या होगा। क्या मैंने आप लोगों को बता दिया था क्या? क्योंकि आपको त्वरण का मात्रक पता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो आप लोग आराम से क्या निकाल सकते हो, विमीय सूत्र निकाल सकते हो। बोलो। चलिए दोस्तों अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इधर लिख देता हूं मैं, है ना। जैसे मोमेंटम यानी संवेग का विमीय सूत्र बताओ। अब आप लोग बोलोगे सर मुझे तो मोमेंटम पता ही नहीं क्या होता है। मैं भी बताता हूं दोस्तों, किसी भी वस्तु के मास को जब उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करोगे, उसके द्रव्यमान को जब वेग से गुना करोगे तो विमीय सूत्र आ जाएगा। अब देखो द्रव्यमान का विमीय सूत्र आपको पता है m की पावर 1, वेग का अभी मैंने आपको बताया था l की पावर 1 t की पावर -1, तो ये क्या हो जाएगा m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर -1। देखो यही आएगा। बोलो कोई समस्या है क्या? सर मेरे राइट हैंड के सेकंड फिंगर में थोड़ा सा कट लग गया। अरे कुछ भी, कैसे बच्चों ऐसे बातें करते हो यार, अपनी आंखों का ध्यान लगाओ तुम तो, ठीक है। और ऐसे आंखें ऐसे नहीं है कि कुछ कर लोगे तो वो 6/6 आपकी होती है बचपन, मतलब है ना, किसी की दिक्कत होती है, 6/6 नहीं होती, ठीक है। एस के मूर्ति इज कमेंटिंग अगेन एंड अगेन टीच इन इंग्लिश लैंग्वेज।
मैं दोनों में बता रहा हूँ, इंग्लिश और हिंदी दोनों प्रकार के बच्चे हैं, ठीक है। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि पूरा हिंदी में बताओ तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, पूरा इंग्लिश में पढ़ाओ नहीं पढ़ाऊंगा, दोनों बच्चे दोनों को साथ लेके चलूंगा, ठीक है। आ जाओ, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों फोर्स यानी बल। बल का विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला, ये मैं आपको कैलकुलेट करवा चुका हूं, क्या बताओ? जी सर करवा चुके हैं। चलिए वर्क का, कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है, क्या ये मैं आपको बता चुका हूं? क्या बता चुका हूं क्या? बिल्कुल। चलिए दोस्तों पावर, हाँ अच्छा आप लोग मुझे बताएंगे पावर यानी शक्ति का विमीय सूत्र बताओ। तो पावर क्या होता है, कितना वर्क हुआ, कितने समय में किया, इससे उसकी पावर पता पड़ जाएगी। तो दोस्तों वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है? अरे अभी थोड़ी देर पहले तो निकाला है आपने वर्क का, ये रहा। तो इसमें बस t से एक डिवाइड करना है, तो क्या हो जाएगा m⁻1 l⁻2 t⁻−3। दोस्तों ये आ गया सबका, कोई दिक्कत है क्या? अरे कोई दिक्कत है क्या? यहां में बोलते नहीं हो, सबका कैलकुलेट हो गया, ठीक है। अच्छा आपने साइंस पढ़ी है किसी ने, जनरल साइंस, उसमें आता है कैपिटल जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक या नियतांक, है ना। चलो मैं बताता हूं दोस्तों, कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m1, किसी का दूसरे का है m2, उनके बीच की दूरी है r, तो इनके बीच में एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स, गुरुत्वीय आकर्षण बल। तो वो फोर्स कैसे निकालते हो, उसका फॉर्मूला है कैपिटल G इंटू m1 इंटू m2 बटे r²। यहां पर कैपिटल G को क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, तो कैसे निकालोगे? देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mr² अपॉन m1 m2। तो चलिए बताओ, इसका विमीय सूत्र आपको पता ही है फोर्स का, m⁻1 l⁻1 t⁻²। अरे बोलो, r क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है मीटर। मीटर होती ही नहीं होती, मीटर किसकी यूनिट होती, मतलब किस फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट होती है, लेंथ की। तो मैं l⁻2 लिख दूं, और इधर देखो ये मास, ये भी मास, तो m⁻2 लिख दूं। तो बताओ कितना आएगा, m⁻1 m⁻2, ये 2 ऊपर जाके ऐसे हो जाएगा ना। क्या आपका भी यही आ रहा है क्या जो मैंने लिखा है, इससे अलग तो नहीं आ रहा है? चेक कर लीजिए कि आपका भी यही आ रहा है क्या। तो क्या आप लोग ऐसे निकाल लोगे, चीजें समझ में आ रही है? समझ में आ रही है चीजें? चलो दोस्तों, इस बार एएलपी में पूछा गया सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र, ठीक है वो मैं आपको बता दिया। एक पूछा गया बताइए इनमें से कौन फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है तो वो भी बता दोगे आप। एक क्वेश्चन पूछा गया एरर का, त्रुटि का, बता दोगे क्या? अरे कहां से बता दोगे, अभी मैंने पढ़ाया ही नहीं। एक पूछा गया सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंक का, पढ़ा, बता दोगे क्या? कैसे बताओगे, अभी तक पढ़ाया नहीं। तो वो अभी हम लोग पढ़ेंगे, पहले विमीय सूत्र पढ़ो। चलो आ जाओ, है ना, चलो आ जाओ। तो जैसे टॉर्क, अगर आपसे पूछे टॉर्क यानी बलाघूर्ण का विमीय सूत्र बताओ, तो टॉर्क क्या होता है, सिंपल सा ध्यान रखो, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है। तो बताइए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। तो फोर्स का आपको पता ही है, और डिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है मीटर, मतलब ये लेंथ पे डिपेंड। तो बताओ जल्दी से बता दो क्या होगा, ठीक है। तो ये आ रहा है क्या, देखो क्लियर है, क्लियर है। चलिए आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। तो इसका फॉर्मूला याद रखिए, बताया भी था मैंने, फोर्स अपॉन लेंथ। तो इससे करके आप निकाल लोगे, मैंने आपको कैलकुलेट भी करा दिया, देख लेना ये आ जाएगा आपका। बोलो बोलो, ठीक है आ जाओ। अब एक प्रॉब्लम है, मैंने आप लोगों से पूछा कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर का विमीय सूत्र बताओ, बताओ। एग्जाम में मान लो पूछ लिया रजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता का विमीय सूत्र बताओ, कर पाओगे क्या? बहुत आसानी से कर पाओगे, टेंशन मत लो। लेकिन अभी नहीं कर पाओगे क्योंकि अभी आपको पता ही नहीं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पता है क्या आपको? नहीं पता ना। आपको यह पता रजिस्टिविटी क्या होता है, प्रतिरोधकता पता है क्या? नहीं पता। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे जैसे ये अपना सब्जेक्ट आगे चलेगा ना, बहुत सारी क्वांटिटी आएगी, बहुत सारी राशि आएगी, जैसे डेंसिटी भी आएगी,
रिलेटिव डेंसिटी भी आएगी, बहुत सारी। तो आप लोग मुझे याद दिलाते रहना, वहीं पर हम लोग उनके मात्रक और विमेय सूत्र में आपको बताते रहूंगा। हालांकि आप लोगों को याद दिलाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है मैं करवाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं वो तब करेंगे। समझ में आ गई बात को? तो आई होप आप लोगों को यहां तक चीजें समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब दोस्तों हेडिंग डाल लीजिए, एरर इन मेजरमेंट, हिंदी में बोलेंगे मापन में त्रुटि। मापन में त्रुटि, जैसे दोस्तों फॉर एग्जाम्पल, है ना, ध्यान से समझो। एक ये लकड़ी का टुकड़ा है ना, एक लकड़ी का ये टुकड़ा है, ध्यान से समझो दोस्तों। मान लीजिए इसकी जो लेंथ है ना, इसकी जो लेंथ है वो है 10 मीटर। आगे बात समझ में? मुझे पता है कि इसकी लंबाई है 10 मीटर। मैंने आप में से किसी को बोला सर मैं पहली बार अपने जीवन में लाइव क्लास ले रहा हूं, क्या मुझे ऑनलाइन लेना चाहिए रहेगा? है क्या बोल रहे हो? मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो कि मेरे को लाइव लेना जरूरी है क्या? मैं रिकॉर्ड ले सकता हूं, रिकॉर्डिंग ले सकता हूं क्या? अगर ये क्वेश्चन पूछ रहे हो तो बिल्कुल आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। और अगर आप ये देख रहे हो कि नहीं सर मुझे कोई 20,000 रुपए की कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत है क्या? कोई जरूरत नहीं, इधर पढ़ लो, आराम से हो जाएगा। ठीक है, प्लीज अब आप पढ़ लीजिए। तो मैंने आपको बोला कि भैया इसकी लंबाई 10 मीटर है। मैंने आप में से कोई नहीं 2 बच्चे को उठाया। एक बच्चे का नाम क्या ले, जल्दी से बता दो। पी के नाम का बच्चा है। और बताओ, एक बच्चा है आपका मयूर नाम का, ठीक है। और बताओ, और बताओ, एक राहुल नाम का है, ठीक है। एक और बता दो, एक दीपक नाम का है, ठीक है, हो गया, ठीक है। चलो दोस्तों, मैंने बोला पीके जी को कि पीके जी इसकी लंबाई मापो। पीके जी पता नहीं क्या पीके आए थे क्या तो इन्होंने बताई लंबाई 9.9 मीटर है। ये एम नाम का कौन बच्चा था, मैं तो भूल ही गया, क्या नाम था इसका? मयूर। तो मयूर ने मापा 10.2 मीटर। राहुल नाम के बच्चे ने 8.9 मीटर। और ये जो दीपक नाम का था इसने करा 10.0000 मीटर। ठीक है, चलो अभी रुक जाओ, अभी कंफ्यूज जाओगे। ये कर लो 10 मीटर। तो मेरे प्यारे दोस्तों मुझे बताओ किसने गलती नहीं करी? बताओ अंजलि जी, किसने गलती नहीं करी? तो ये डी नाम वाले बच्चे ने गलती नहीं करी, क्योंकि एग्जैक्ट जो इसका मान था सही में 10 मीटर था। इन्होंने मेरे को वही आके बताया। इन्होंने दोस्तों सबने कुछ ना कुछ गलती करी है क्या? अब गलती के पीछे क्या कारण हो सकता है मुझे बताओ। जैसे पीके जी का क्या कारण हो सकता है? हो सकता है इनका ध्यान भटक रहा हो, कोई बुला रहा हो। हाँ गुरुजी 9.99 मीटर है, ध्यान नहीं दिया, ऑब्जर्व ढंग से नहीं किया कि यार स्केल में क्या आ रहा है। दोस्तों ये एम नाम का जो बच्चा था इसने क्या किया? 10। मेरे को लग रहा है यार मैंने गलती करी, चलो 10.2 ऐसे ही हवा में बता दिया, ठीक है। राहुल नाम का बच्चा था, हो सकता है इनकी स्केल ही खराब हो, है ना, इनकी स्केल ही खराब हो। भाई गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो इनकी स्केल में थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। तो ये 10 को 8.5 ही बता रहा है, 9 ही बता रहा है, ऐसे कुछ करके। आगे बात समझ में? तो समझ में आ रहा है एरर क्या होता है, त्रुटि क्या होता है। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, एरर जब भी मेजरमेंट होगा ना, एरर हमेशा देखने को मिलेगा। कभी भी आप लोग एक एग्जैक्ट वैल्यू निकाल ही नहीं सकते। जैसे आप लोग मुझे बताओ कि आपके वहाँ का वायु का मतलब एयर क्वालिटी को चेक करने के लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स निकाला जाता है ना, AQI। जैसे मान लो कहीं का AQI है 155, एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं, तो क्या आपको लगता है वो 155 बिल्कुल सही होगा? अरे सरकार गड़बड़ करती है वो तो छोड़ो, आपका इंस्ट्रूमेंट भी इतना तगड़ा नहीं बना हुआ कि बिल्कुल एग्जैक्ट निकाल दे। 100 हो सकता है 154 पॉइंट कुछ ऐसा आ रहा हो, या फिर 156 आ रहा हो। बात समझ रहे हो मेरी बात को? क्लियर है? चलिए तो बात करते हैं एरर होता क्या है, क्योंकि जब भी आप लोग चीजें मेजर करोगे जरूर उसमें कुछ ना कुछ एरर होगा ही होगा। क्लियर है? आ जाओ चलो। तो बेसिकली एरर हम लोग किसको बोलते हैं कि जो उसकी ट्रू वैल्यू क्या थी, उसका वास्तविक मान क्या था, और आपने क्या मेजर किया है, जो मेजर्ड वैल्यू है
इसमें से इसको माइनस कर दो तो आप लोगों को क्या पता पड़ जाएगा कितने का एरर है। जैसे फॉर एग्जांपल पीके जी ने कितने का एरर किया, एक्चुअल जो ट्रू वैल्यू थी इसका वास्तविक मान था 10 मीटर, इन्होंने कितना मेजर करा है 9.99 मीटर, तो एरर का मान कितना हो जाएगा 0.01 मीटर का एरर। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? अरे बोलते नहीं हो, ठीक है आ जाओ। तो बेसिकली एरर क्या होता है, किसी भी भौतिक राशि के वास्तविक मान और मापे गए मान के बीच के अंतर को ही हम लोग एरर यानी त्रुटि बोलते हैं। बहुत बढ़िया। और मैं फिर से बता रहा हूं, कोई भी आप लोग मेजरमेंट करते हो, मापन करते हो, पूरी तरह शुद्ध नहीं होता। शुद्ध का मतलब है कि परफेक्ट होता ही नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ आप लोग एरर होगी होगी, त्रुटि होगी होगी। आगे बात समझ में? तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सर फॉर्मूला बता दो, फॉर्मूला लिखवा दूं, चलो तो फॉर्मूला क्या है, सूत्र क्या है? फॉर्मूला लिखवाया नहीं क्या मैंने इधर, चलो मैं इधर लिखता हूं, फॉर्मूला यानी सूत्र, ठीक है। तो सूत्र क्या हो जाएगा आप लोगों का, ट्रू वैल्यू यानी वास्तविक मान में से माइनस करना है मेजर्ड वैल्यू, आप जो मेजर्ड करके आए हो, आप लोग जो माप के लाए हो, ठीक है। चलिए दोस्तों एक एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी वायर की लंबाई थी 20 सेंटीमीटर, मैंने आपको बोला मापो, आपने मापा 19.8 सेंटीमीटर, तो एरर कितने का हो जाएगा बताओ? यार मैंने गलत लिख दिया क्या? ठीक है ये गलत लिख दिया, रुको, 0.2 इसको 20 माइनस वो करो, क्लियर है? क्लियर है? चलिए चले, चलो आ जाओ। अब दोस्तों जो एरर होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं दोस्तों, एक तो होता है आप लोगों का सिस्टमैटिक एरर और एक होता है रैंडम एरर। दोस्तों नाम से क्या लग रहा है आप लोगों को, सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर, इसमें क्या डिफरेंस है? चलो मैं बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास में क्या है, एक स्केल है, मेरी बात को ध्यान से समझना, ठीक है। 10 सेंटीमीटर की स्केल है, ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ऐसे करके 10 सेंटीमीटर की स्केल है मान लो। मेरे प्यारे दोस्तों मान लीजिए दोस्तों आपका ये जो स्केल है ना, इस पे मार्किंग सही नहीं है। मार्किंग सही होने का मतलब क्या है, मान लो एक्चुअल में 5 सेंटीमीटर इधर हो रहा था, लेकिन आपकी स्केल बता रही है कि यहां तक 5 सेंटीमीटर है। अब मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझना, मैंने आप लोगों को कोई चीज मापने को बोली, मान लीजिए इसकी लंबाई थी 3 सेंटीमीटर, या मान लो चलो 5 ही मान लो और अच्छे से समझ में आएगा। आप दोस्तों इस स्केल से मापोगे तो क्या होगा मुझे बताओ, बताओ। जो मान आपको मिलेगा वो बड़ा 5 सेंटीमीटर से ज्यादा बताओगे, छोटा बताओगे? बताओ ध्यान से सोच समझ के बताओ, टेंशन मत लो। अरे गणेश जी बफरिंग हो रहा है तो बैक करके ऑन कर लीजिए, ठीक है, कमेंट मत करो इधर। तो आप लोग दोस्तों स्केल लेके आओगे, ठीक है, मेरी बात को ध्यान से समझना। एक्चुअल में 5 यहां तक होता है, लेकिन आपकी स्केल तो क्या कर रही है, इसको ही 5 बता रही है, इसको ही। तो आपकी स्केल तो जैसे मान लो क्या बोलते हैं, आपकी स्केल तो यहां तक कोई 5 बता देगी, यानी ये 5 से थोड़ा ज्यादा दिखेगा। अरे बोलो, तो आप इसका मान ज्यादा बताओगे, 5.1 बता सकते हो, 5.2 बताओगे। अरे छोटा क्यों बताओगे, बड़ा बताओगे ना। अरे यार कैसी बात कर रहे हो आप यार, मैं आपको बोल रहा हूं कि एक्चुअल में 5 यहां पर होता है, आपकी स्केल बता रही है, आपकी स्केल तो इतने से को कम कोई 5 बता रही है। तो ये जो 5 सेंटीमीटर की है वो तो एक्चुअल 5 ही है, लेकिन आपकी स्केल तो बता देगी कि 5 तो यहां तक ही, 5 से हल्का सा ज्यादा है। तो ज्यादा बताएगी कम बताएगी? अरे यार तुम बोलते ही नहीं हो यार, मतलब ये छोटी सी चिन्नू सी चीज पूछ रहा हूं, इसमें गलती कर रहे हो आप, हैं कंफ्यूज हो रहे हो आप। दोस्तों ये आपकी स्केल ज्यादा बताएगी, ये बात किसको समझ में आ गई मुझे बताओ, ये बात किसको समझ में आ गई? आ गई बात समझ में? और दोस्तों ये दिक्कत स्केल की है ना, मापने वाले की नहीं है।
तो हमेशा जो एक्चुअल वैल्यू है उससे ज्यादा ही बताओगे, आप ज्यादा ही बताओगे। एक सिस्टम बन गया, तो ऐसे एरर को बोलेंगे सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, ऐसा नहीं है कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। एक एग्जांपल और बात करते हैं दोस्तों। कभी आप लोग मार्केट में सब्जी लेने गए हो क्या? ठीक है, तो दोस्तों उनके पास में एक इंस्ट्रूमेंट होता है जहां पर लिखा हुआ आ जाता है कि भैया 100 ग्राम है सब्जी, मतलब इसमें जैसे सब्जी डालोगे 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम है ना, आता जाएगा। क्लियर है? अब मेरी बात को ध्यान से समझो। आपने सब्जी डाली, इसमें आलू डाले, तो यहां पर लिखा हुआ आ गया 100 ग्राम। मेरी बात को ध्यान से समझना। मेरी पानी पीने दो। ठीक है, चले आगे आ जाओ। सर आप साइको की तैयारी कराओगे क्या? अरे पहले ये कर लो प्लीज यार, है ना दोस्त। सर इस फॉर्मूले को वापस देखिए, किसको यार दोस्तों, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये मैंने गलती करी है, प्लीज़ आई एम रियली सॉरी। ये बिल्कुल सही है, मैंने उल्टा लिख दिया। फॉर्मूला क्या है एरर का, ध्यान रखो, मेजर्ड वैल्यू, आपने कितनी वैल्यू मेजर करी है माइनस ट्रू वैल्यू। ठीक है, आई एम सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया। तो मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तो दोस्तों अगर किसी वायर की लेंथ है 20 सेंटीमीटर, आपने मेजर करी 19.8, तो एरर कितने का आएगा? आपने कितना मेजर करा? 19.8, उसका वास्तविक मान कितना था? 20.0, तो कितना हो जाएगा? -0.2 हो जाएगा। ठीक है, प्लीज ये कर लो। ठीक है, चले आगे, चलो आ जाओ। हाँ, तो अब मैं बात कर रहा हूं, आप लोग मार्केट में आलू लेने गए तो इसने 100 ग्राम बताया। दोस्तों क्या इसने सही रीडिंग बताई क्या? देखो इसके ऊपर तो क्या रखा हुआ है, एक पतीला रखा हुआ है और आलू रखे हुए हैं। बोलो, तो मतलब द्रव्यमान तो ज्यादा है। तो ये 100 कैसे बता रहा है? क्योंकि इसमें सेटिंग कर दी है। इसमें क्या करा गया है, पहले वो पतीला रख के गया, अब मान लो उसका द्रव्यमान था 50 ग्राम, फिर आपने मशीन में क्लिक करा, मशीन इसको क्या बताएगी? 0 ग्राम बताएगी। बोलो, अरे बोलो यार, यस और नो। तो आपने पहले ही सेट कर दिया, तो ये हमेशा क्या बताएगा? आपको कम ही बताएगा, क्योंकि पतीले का जो वेट है वो काउंट ही नहीं कर रहा। तो आपने इसमें पहले ही क्या कर दिया? एक सिस्टम बना दिया, तो हमेशा क्या बनाएगा? कम बनाएगा, कम बताएगा, कम बताएगा, कम बताएगा, कम बताएगा। कभी ऐसा है क्या? कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, नहीं ना। तो ऐसे एरर को बोलेंगे सिस्टमैटिक एरर। दोस्तों बात समझ में आई है नहीं आई? ये समझ में आ रहा है? सिस्टमैटिक एरर जो हमेशा एक ही दिशा में मापन करेगा। हो सकता है हमेशा है ना कम बताए, कम 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 ही बताए हमेशा, या हमेशा ज्यादा 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 ही बताए। ऐसा नहीं कभी कम बता रहा है कभी ज्यादा बता रहा है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों रैंडम एरर की। देखो रैंडम एरर क्या होता है, मतलब ये रैंडमली आ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये एक लकड़ी का टुकड़ा है, मैंने बोला कि यार इसकी लंबाई मापो, तो हो सकता है आपने देखने में गलती कर दी हो, इसकी लंबाई थी 10 सेंटीमीटर, आपने देखने में गलती कर दी, मान लो जल्दबाजी में 11 सेंटीमीटर लिख दिया। बोलो, या दोस्तों बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी, धूप हो रही थी, आपका ये जो स्केल है वो थोड़ा सा, उसकी जो लेंथ है थोड़ी सी बढ़ गई, ठंड में कम हो है ना। समझ लो बात को? आ जाओ, तो डिटेल में समझते हैं हम लोग, आ जाओ। तो एरर आप लोगों के दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिस्टमैटिक एरर, जिसे हिंदी में प्रणालीगत त्रुटि भी बोलते हैं, और एक होता है रैंडम एरर, जिसे आप लोग हिंदी में आकस्मिक त्रुटि बोलते हैं। ये रैंडमली आ गई, ये मतलब कोई वो नहीं था,
अरे बोलते नहीं हो क्या यार। ठीक है, चले आगे आ जाओ। चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं सिस्टमैटिक एरर। दोस्तों सिस्टमैटिक एरर किसको बोलते हैं? जो हमेशा एक ही दिशा में होती है, या तो धनात्मक या ऋणात्मक। इसका मतलब है या तो हमेशा आप लोगों को ज्यादा वैल्यू, जब भी मापन करोगे आप हमेशा ज्यादा ही बताओगे, 10 को 11 बताओगे, 11 को 12 बताओगे, 12 को 13 बताओगे, या हमेशा कम बताओगे। जैसे मैंने अभी आलू वाला एग्जाम्पल लिया कि उसमें जो उसका जो मशीन है वो हमेशा कम बताएगी, वो पतीले का बता ही नहीं रही। मान लो पतीले का वेट है 50 ग्राम, आलू का है 100 ग्राम, तो बताना कितना चाहिए था? 150, लेकिन वो क्या बता रही है? 100 ही बता रही है। यानी हमेशा 50 ग्राम कम बता रही है, क्योंकि पतीले का जो वेट था 50 ग्राम उसको हमने 0 पे सेट कर दिया। आपने मान लो 1 किलो उस पे वो डाले आलू, ठीक है, तो कितना होना चाहिए था? 1 किलो आलू प्लस 50 ग्राम वो पतीला, तो ये टोटल होना चाहिए था, लेकिन वो केवल 1 किलोग्राम में बताया, हमेशा कम बताएगा। बोलो यस और नो। सर ग्रुप डी वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं क्या? तुम्हें शर्म नहीं है? तुमको ये नहीं पता कौन से एग्जाम, ये एलपी वाले बच्चों के लिए, सीबीटी 2 के लिए, तुमको यही नहीं पता सिलेबस में क्या है क्या नहीं है ना? आ जाओ। तो दोस्तों इन वाली त्रुटि को हम लोग आसानी से पहचान भी सकते हैं और आसानी से हम लोग सुधार भी सकते हैं। जैसे आप लोग मुझे बताओ, क्या ये वाला आप पहचान जाओगे क्या? जैसे मान लो ये सब्जी की दुकान पे जो मशीन होती है, पतीला है, आपको समझ में आ जाएगा क्या? आराम से पहचान जाओगे क्या? इजीली पता पड़ जाएगा दिक्कत कहां पर है, आपको पता पड़ जाएगा। और पतीले का वेट तो काउंट ही नहीं कर रहे हम। अरे बोलो यस और नो। फिर सही कैसे करेंगे? तो अब एक काम करना, आप जैसे पतीला हटाओगे ना, तो आप देखना उस पे से -50 ग्राम आएगा। उस पे आएगा क्या ऐसा? बोलो। तो आप एक काम करना, जैसे पतीला हटाओ तो ये -50 ग्राम है ना, इसको 0 पे सेट कर देना, अब सही रहेगा। अब जब आप लोग पतीला रखोगे, है ना, पतीला का मतलब वो ऊपर है ना, समझ गए ना, कटोरा वटोरा जिसमें आप आलू वगैरह रखोगे, अब वो सबकी रीडिंग बताएगा। अरे बोलो यस और नो, सॉरी बोलो मत, ठीक है, आगे बात समझ में? ठीक है, तो इन वाले एरर को हम लोग पहचान भी सकते हैं, सुधार भी सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि सर कारण क्या होते हैं सिस्टमैटिक एरर के, थोड़े से कारण बताइए, साथ में सर कुछ उदाहरण भी हम लोगों को बताइए। ठीक है, चलो आ जाओ। सबसे पहले दोस्तों एक कारण होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब क्या है? जो आपका यंत्र है ना, जिससे आप लोग चीजें मेजर कर रहे हो, उसमें ही क्या है, कोई दिक्कत है, उसी में कोई त्रुटि है। जैसे मान लो आपकी स्केल है ना, वो बहुत ज्यादा रीडिंग बता रहा है हमेशा, उसकी, समझ रहे हो, तो ये इंस्ट्रूमेंटल एरर हो गए। आगे बात समझ में क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल तराजू बिना वस्तु रखे 2 ग्राम दिखा रहा है, तो ये तो उसका एरर है ना यार, आपने कोई वस्तु रखी नहीं तराजू पे फिर भी 2 ग्राम बता रहा है, तो यानी वो मशीन का एरर है। बोलो, ठीक है। दूसरा होता है ऑब्जर्वेशनल एरर। ठीक है, ठीक है, आ जाओ। ये एनवायरमेंटल मैंने आपको बता दिया। रैंडम एरर्स की, अच्छा पहले, हाँ ये पहले बात करते हैं सिस्टमैटिक एरर किस किस वजह से आ सकता है। तो ये एक तो मैंने आप लोगों को बताया, सबसे पहला कौन सा? इंस्ट्रूमेंटल एरर। चलिए इसके बाद में बात करते हैं ऑब्जर्वेशनल एरर। ऑब्जर्वेशनल एरर का मतलब क्या है? एक चीज मुझे बताओ, मान लीजिए मेरे आंख में कोई समस्या है ना, मान लीजिए मेरी आंख में समस्या है, मैं बहुत राइट का देख ही नहीं पा रहा, बहुत ज़्यादा राइट का देख ही नहीं पा रहा। तो मान लो अगर 10 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर, 11, मैं ज़्यादा वहाँ का देख ही नहीं पा रहा, तो मैं बता दूंगा यही लेंथ, हमेशा कम बता रहा हूँ, हमेशा कम बता रहा हूँ। क्लियर है? ठीक है, चलिए। और एक है इन्वायरमेंटल एरर, मतलब यार कोई गर्मी सर्दी वगैरह कुछ ही हो गई तो उस वजह से। ठीक है, चलो आ जाओ। रैंडम एरर्स की बात करते हैं। देखो रैंडम एरर क्या होती है दोस्तों? जो अनियमित रूप से होती है ना, और इनका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता। जैसे ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला कि इसकी लंबाई मापो, कभी आप ज़्यादा बता रहे हो, कभी कम बता रहे हो, तो ये रैंडम एरर सही है। ये इंस्ट्रूमेंट की दिक्कत नहीं है। अगर इंस्ट्रूमेंट की दिक्कत होती तो हमेशा कम ही आता या हमेशा ज़्यादा ही आता। सर गुड मॉर्निंग, आपने मंडे को क्लास नहीं ली थी क्या? दोस्तों नहीं ली थी, आज ले रहा हूँ। आज क्या उखाड़ लिया आपने? कल नहीं ली थी मैंने क्लास। बोलो, इधर पढ़ो यार,
ठीक है यार, मेरे भी परिवार है, मेरी फैमिली है, कभी मेरे को भी कुछ अर्जेंट कुछ आ जाती है। एक्चुअली मैं एक फैमिली में किसी के डेथ हो गई थी तो मुझे उसमें जाना था, तीये की बैठक जो होती है ना। चलो आ जाओ, है ना। तो ये सारी चीज़ें। अब तो देखो इनसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्वेश्चन आएगा यहाँ से, परसेंटेज एरर यानी प्रतिशत त्रुटि क्या होती है, इससे समझो। सॉरी, क्या होता है परसेंटेज एरर? सिंपल सा फॉर्मूला है और कुछ भी नहीं करना। परसेंटेज एरर का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए आपने कुछ मापन किया, उसमें एरर आया। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, जैसे मान लीजिए एक लकड़ी का टुकड़ा है, इसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर, मैंने बोला कि इसकी लंबाई को मापो। एक लड़का बोल रहा है इसकी लंबाई है 10.2 सेंटीमीटर, एक लड़का बोल रहा है इसकी लंबाई है 15 सेंटीमीटर। तो किसने ज्यादा बड़ी गलती करी? किसने ज्यादा गलती करी बताओ? आप बोलोगे सर इसने तो बहुत ही ज्यादा गलती कर दी। चलो अब मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से, एक बच्चा है उसने मापा 9.8 सेंटीमीटर, बताओ किसने ज्यादा गलती करी? तो दोनों ने बराबर गलती करी है, ये 0.2 सेंटीमीटर का दोनों में एरर है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि चलो इस बच्चे ने गलती तो करी, लेकिन कितनी गलती करी? तो किससे मेजर करेंगे? मतलब कि एक्चुअल जो वैल्यू थी उससे कितना ज्यादा या कितना कम माप लिया। तो इसी परसेंटेज में हम लोगों को इसको निकालने के लिए हमने एक टर्म बना दिया परसेंटेज एरर, कि भाई इसने 30% गलती कर दी, 40% कर दी, या 70% कर दी। ठीक है, आ जाओ। तो दोस्तों परसेंटेज एरर आप लोगों का क्या है? एक सिंपल सा फॉर्मूला है, मैं बताता हूं। ठीक है, फॉर्मूला ध्यान रखो, और कुछ भी नहीं है, बच्चों वाली चीज है, फिर सारे क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। आ जाओ। तो परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या है आप लोगों का? ये देख लो, एरर कितना आ रहा है, एरर कितना आ रहा है बट्टे ट्रू वैल्यू, वास्तविक मान कितना था, और इसको 100 से गुना कर लो। ठीक है, अब दोस्तों एरर जो आपको लेना है ना, वो एब्सोल्यूट लेना है, यानी प्लस में माइनस में हो, माइनस में कितना भी हो, प्लस में कुछ भी हो, आपको तो केवल वैल्यू लेना है। जैसे देखो एरर का मैंने आप लोगों को फॉर्मूला क्या बताया था? मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। बोलो यस और नो। तो अगर ये माइनस में भी आ रहा है ना, तो आप लोगों को तो जैसे मान लो -0.2 आया था अपने पास में, तो आपको केवल क्या लेना है? 0.2 लेना है। तो 0.2 बट्टे जो उसका ट्रू वैल्यू था, मान लो 10 था, तो उसको क्वेश्चन करे, उससे समझ में आएगा क्वेश्चन से। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। किसी लंबाई का वास्तविक मान 50 सेंटीमीटर है, मापा गया मान 49 सेंटीमीटर, प्रतिशत त्रुटि क्या है? तो पहले एरर निकालो, त्रुटि निकालो। फॉर्मूला क्या है? मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तो आपने कितना मापा? 49 सेंटीमीटर, वास्तविक मान था 50 सेंटीमीटर, एरर कितना हुआ आपका? -1 सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या है परसेंटेज एरर का? कि आपको एब्सोल्यूट एरर लेना है। एब्सोल्यूट का मतलब केवल मैग्नीट्यूड बताओ, 1 सेंटीमीटर, बट्टे ट्रू वैल्यू कितनी थी? वास्तविक मान 50 सेंटीमीटर था। इसको 100 से गुना करके परसेंटेज का साइन लगा दो, तो 2% का एरर है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था दोस्तों एलपी में, मैंने डाटा हल्का सा चेंज किया है। क्लियर है? कर लोगे? चलिए आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे। दोस्तों किसी का वास्तविक मान 200 ग्राम है और प्रतिशत त्रुटि 5% है, तो एब्सोल्यूट एरर कितना है बताओ? बताओ। तो आपको परसेंटेज एरर दे दिया इस बार 5%। परसेंटेज एरर कैसे निकालते हो? फॉर्मूला क्या है? एब्सोल्यूट एरर बट्टे ट्रू वैल्यू, वास्तविक मान, इंटू 100 से गुना करते हो, तब आप लोगों के परसेंटेज का आता है ना। बोलो। ठीक है, तो 100 से गुना करते हो तब परसेंटेज में आ जाता है, तो 5% ये हो गया। अब आप लोग बताओ, वैल्यू बताओ आप। ठीक है, तो आप लोगों को पूछा जा रहा है एरर, एब्सोल्यूट एरर कितना है, तो 5 गुना ट्रू वैल्यू कितना है? 200 ग्राम, उसमें भाग लगाओ 100 का, तो 200 कटा 100 से 2 बार में 5 दूनी 10 ग्राम का एरर आप कर रहे हो। क्लियर है क्या? सर टेस्ट किस ऐप पर देना होगा? यहीं पर आपको मिलेगा, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहां तक हम लोग हो गए। अब इसकी एक क्लास और बाकी है, जिसमें हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर यानी सार्थक अंक करेंगे, और आपको अल्पतमांक, 2 चीजें पढ़ाऊंगा। तो ये नेक्स्ट क्लास में ये अपना चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ तक समझ में आया? कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। और दोस्तों एक बात बोलूँ,
ये डीजे देख रहे हो आप, क्यों चल रहे हैं आपको पता है क्या? आज तो कुछ भी नहीं है, कल इतने चलेंगे ना जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं जयपुर से, राजस्थान से, और यहाँ पर एक त्यौहार मनाया जाता है 14 जनवरी को, वो है मकर संक्रांति, है ना। हो सकता है आपके उधर भी मनाया जाए। तो दोस्तों इसलिए कल अपनी छुट्टी रहेगी। तो एक साथ में बात और सुन लो, मैं सैटरडे को छुट्टी नहीं करूंगा, शनिवार को, ठीक है, क्योंकि कल छुट्टी हो गई ना, इसलिए। आगे बात समझ में? तो कल का अपना ऑफ रहेगा दोस्तों, परसों अपन करेंगे, और परसों अपना चैप्टर हो भी जाएगा, और इस सैटरडे को कोई छुट्टी नहीं लेंगे, ठीक है। आ रही है समझ में? सॉरी सॉरी दोस्तों, समझ में आ रहा है? चैप्टर पूरा अच्छे से आया ना? तो देखो, पता भी नहीं पड़ा ना पहला चैप्टर कब खत्म हो गया, मतलब एक क्लास और बची है। ऐसे आपका दूसरा चैप्टर भी हो जाएगा, तीसरा भी हो जाएगा, चौथा भी हो जाएगा, पांचवा भी हो जाएगा, टोटल 11 चैप्टर हो जाएंगे आपके। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं हम लोग परसों, ठीक है, आ जाओ।